हेलो दोस्तों, आज फिर पुनः आपका हमारे सुमन क्लासेस में चैनल में जो है आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में देखा है आपने, हमारा तुलनात्मक शिक्षा का पार्ट 1, जिसमें हमने तुलनात्मक शिक्षा का प्रत्यय, उसका विकास और उद्देश्यों के बारे में जाना। आज हम जो विषय लेकर आए हैं, इसी तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की विधियाँ, यानी आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधियां या अध्ययन पद्धतियां। आज इस पर चर्चा करेंगे। तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधियां। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधियाँ। तुलनात्मक शिक्षा का संप्रत्यय आपको पिछली वीडियो में समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको बताया, तुलनात्मक शिक्षा का मतलब एक देश का दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करके, तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी शिक्षा में सुधार करना, ये तुलनात्मक शिक्षा होती है। अब इस तुलनात्मक शिक्षा का जो हम अध्ययन करते हैं, यानी विधियों से मतलब है किसी भी चीज़ के काम करने का तरीका या अध्ययन करने का तरीका। क्योंकि हम यहाँ बात अध्ययन की कर रहे हैं तुलनात्मक शिक्षा के, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वो विधियाँ जिनके द्वारा हम तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन करते हैं। इनमें कुछ प्रमुख विधियाँ हैं जिन विधियों के सहारे हम तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। इनमें एक, अगर पहले बात करें, वर्णनात्मक विधि, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसा कि नाम से आपने देखा, वर्णनात्मक विधि यानी ऐसी विधि जिसमें किसी भी घटना का या कार्य प्रणाली का या किसी बिंदु पर विषयवार या पूरे वर्णन उसमें लिखा हो, विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की गई हो। इस विधि में हम जब भी किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, विस्तार पूर्वक जानते हैं, या किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो विस्तार पूर्वक लिखते हैं, बिंदुवार लिखते हैं, और कोई भी तथ्य ऐसा नहीं होता जिसके बारे में हम इस पर चर्चा नहीं करते। तो तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। आपने देखा होगा कि जब हम माने किसी देश का व्यक्ति, भारत का व्यक्ति या किसी इंग्लैंड का कोई छात्र भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने आता है, तो वह विस्तार पूर्वक यहाँ के एक एक बिंदु पे अपनी आख्या लिखता है, अपनी रिपोर्ट लिखता है और उसका क्रमबद्ध अध्ययन करता है। माने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षकों की व्यवस्था कैसी है, यहाँ के छात्रों की व्यवस्था कैसी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूलों और भवनों की व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर जो टीचर पढ़ाता है उसको सैलरी किस रूप में मिलती है। ये सारे चीज़ों पे बिंदुवार सरकार से लेकर संस्थाओं तक का, शिक्षण संस्थाओं तक का विस्तृत वर्णन इसमें किया जाता है। और ये वर्णन एक देश का ही नहीं होता, बल्कि जब हम किसी एक देश के बारे में जानते हैं तो उसी प्रकार दूसरे देश के बारे में जानते हैं, और उन्हीं बिंदुओं पर दूसरे देश के बारे में भी आख्या लेकर के तब दोनों का अध्ययन करके हम उसका तुलना करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक वर्णनात्मक विधि है, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं, और ये तुलनात्मक शिक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन विधि है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी विधि की, तो एक दूसरी विधि होती है परिमाणात्मक विधि। इसको हम मात्रात्मक भी कह सकते हैं। मात्रात्मक विधि, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। यानी ये, जैसा कि मात्रात्मक शब्द, इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है मात्रात्मक। ये वो विधि है जिसमें हम गुणात्मक डाटा को, यानी
साधारण बातों को, जो गुण होते हैं, सिंपल गुण हैं, उनको मात्रा में परिवर्तित कर लेते हैं, संख्या में परिवर्तित कर लेते हैं, और संख्या में परिवर्तित करने के बाद उसका हम अध्ययन करते हैं। अब इसकी तुलनात्मक शिक्षा में कहाँ जरूरत पड़ रही है, ये सवाल उठता है। माने हमने अमेरिका में अमेरिका शिक्षा प्रणाली का हम अध्ययन करने गए, तो हम अमेरिका शिक्षा प्रणाली का जब अध्ययन करेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के जो है उसकी विधियों के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, करिकुलम के बारे में हमने जान लिया, पाठ्यक्रम के बारे में जान लिया, करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में जान लिया। और फिर अगला जब सवाल आता कि क्या यहाँ छात्र संख्या कितनी है, तो संख्यात्मक में आएगी, कितने टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, संख्या में आएगा, टीचरों को कितनी सैलरी मिल रही है, संख्या में आएगा। तो ये जो संख्यात्मक डाटा है, जिसको हम परिमाण बोलते हैं, तो ये मात्रात्मक रूप में आएगा। और किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए जब हम मात्राओं का अध्ययन करते हैं, उसकी क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं, तो वो मात्रात्मक विधि कहलाती है। इसलिए जब तुलनात्मक शिक्षा का हम अध्ययन करते समय मात्रात्मक डाटा आंकड़े इकट्ठित करते हैं या परिमाणात्मक आंकड़े इकट्ठित करते हैं, डाटा जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उस विधि को, जिस विधि में आंकड़े का संकलन किया जाता है, वो जो है मात्रात्मक विधि कहलाती है। और इसकी तुलनात्मक शिक्षा में इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब एक देश का दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो संख्यात्मक रूप में जो डाटा होता है, उस विधि का अध्ययन करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमें इस विधि की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक तुलनात्मक शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि है उसके अध्ययन करने के लिए। अगली अगर हम बात करें एक तीसरी विधि, तो एक और विधि होती है जिसे हम ऐतिहासिक विधि कहते हैं। ऐतिहासिक विधि, इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड जैसा नाम से ऐतिहासिक, यानी ऐतिहासिक किसी भी व्यवस्था के बारे में, घटना के बारे में या क्रिया के बारे में उसके इतिहास को जानना, उसका अतीत के द्वारा वर्तमान को समझना, इस विधि का मकसद होता है। माने अगर हम अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना चाहते हैं या भारत की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है या शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है, ये अतीत के किन किन बिंदुओं से होकर आया, या ये जो वर्तमान स्वरूप है ये किन के कारणों से है, किन कारणों से है, उसका जब अध्ययन करते हैं तो वो एक अतीत का विषय हो जाता है। और ऐसा अध्ययन जिसमें हम अतीत के द्वारा वर्तमान को समझने का प्रयास करते हैं, उस विधि को हम कहते हैं ऐतिहासिक विधि। और तुलनात्मक अध्ययनों में, तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में इस विधि का इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की शिक्षा, देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें उसका इतिहास, उसका बैकग्राउंड, उसकी अतीत की परिस्थितियाँ, उसके जो वर्तमान स्वरूप है, उसके अतीत के क्या कारण थे जिनके कारण वो वर्तमान स्वरूप में पहुँची है, तो उससे हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें आने वाले अपने समय में भविष्य को दिशा निर्देशित करने में मदद मिलती है और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने में हमें सहायता मिलती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, माना कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो उसका इतिहास में हम जाएंगे, क्या उसका बैकग्राउंड अच्छा है, क्या उसके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उसको घर में सपोर्ट करने वाले अच्छे लोग थे, उसका सामाजिक स्तर कैसा था, उसका शैक्षिक बैकग्राउंड कैसा था। तो ये हमें उसके ये बताएगा कि इस बच्चे की जो आज वर्तमान स्थिति अच्छी है वो किन कारणों से। या कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ने में जीरो है, बहुत साधन उसको दे रखे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके इतिहास का अध्ययन करने से, उसके बैकग्राउंड में जाने से हमें ये पता लग जाएगा कि पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, क्या कारण है, क्या ये मोटिवेट नहीं है, ये पूरी तरह से अभी प्रेरित नहीं है, या इसकी घरेलू कोई समस्या है जो इसके मन पर चपकी रहती है, या इसका पारिवारिक या सामाजिक स्तर ऐसा है कि ये पढ़ना नहीं चाहता, इसको इस तरह का माहौल नहीं मिला। ये सारे कारण, यानी अतीत के द्वारा जब हम वर्तमान को समझने का प्रयास करते हैं तो ये ऐतिहासिक विधि कहलाती है और ये तुलनात्मक शिक्षा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है उसके अध्ययन में। अगली हम एक और विधि है जिसका हम बात करें, समाज शास्त्रीय विधि। समाज शास्त्रीय विधि, इसको हम
मेथड कहते हैं। जब हम किसी शिक्षा प्रणाली का सामाजिक परिदृश्य देखते हैं, उसे समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये जो शिक्षा प्रणाली है जिस समाज के लिए बनाई गई है, क्या वो उसके लिए उपयोगी है, या जिस समाज का निर्माण करेगी वो किस तरह का समाज निर्माण होगा। इन सारे जब समाज को मुख्य केंद्र में रखकर हम तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन करते हैं या किसी देश की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते हैं, तो वो सामाजिक समाजशास्त्र विधि कहलाती है, क्योंकि इसके केंद्र में समाज को रखा जाता है। समाज को ध्यान में रख करके हम उसका अध्ययन कर रहे होते हैं कि समाज के परिप्रेक्ष्य में ये कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अमहत्वपूर्ण है, क्या लाभकारी है या नहीं लाभकारी है। जब समाज को ध्यान में रख करके हम अध्ययन करते हैं तो ये एक सोशियोलॉजिकल मेथड होता है। इसके साथ ही एक अलग हम दूसरे विधि की बात करें, एक दार्शनिक विधि भी होती है जिसको हम दार्शनिक विधि, दार्शनिक विधि इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिलोसफिकल विधि। फिलोसॉफिकल विधि मेथड, ये जो है दार्शनिक विधि। दर्शन पूरी तरह से अमूर्त विषय है। अमूर्त विषय से यानी ये अमूर्त चीज़ों का चिंतन करता है, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है। और ये एक ऐसा विषय है जो दूरदर्शी है, यानी ये दूर तक, बहुत दूर तक भविष्य का निर्माण होने वाली जो संरचना है, शिक्षा के द्वारा हम किस प्रकार का भविष्य हमारे आने वाले समय में तैयार होगा, किस तरह का समाज हम निर्माण कर सकेंगे, इन सारी चीज़ों का चिंतन करता है। दार्शनिक विधि का मुख्य कारण है भविष्य को देखना, यानी जिस समाज के लिए हम शिक्षा देना चाह रहे हैं, जिन छात्रों को हम शिक्षा देना चाह रहे हैं, वो भविष्य में किस प्रकार के बनेंगे, किस प्रकार के समाज का निर्माण करेंगे। ये एक अमूर्त चिंतन का विषय है। और इस अमूर्त चिंतन को ध्यान में रख करके जब हम तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन करते हैं या ये देखते हैं कि कौन सी विधि में कौन सा दर्शन है, ये जो शिक्षा प्रणाली है ये किस दर्शन को लेकर के तैयार की गई है, किस तरह के समाज का निर्माण करेगी, तो इस प्रकार का अध्ययन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो दार्शनिक विधि यानी फिलोसफिकल मेथड होता है। इसके अलावा एक और विधि की हम बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, इसी को हम साइंटिफिक मेथड ही बोलते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब ही एक ऐसा ज्ञान है जो क्रमबद्ध हो। विज्ञान यानी क्रमबद्ध ज्ञान, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है और ये तुलनात्मक शिक्षा के जो शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने शुरू में भी शिक्षा शास्त्र ने ये कहा कि किसी भी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। और वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब है, वैज्ञानिक विधि का मतलब है कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करते समय उसमें क्रमबद्ध, बिंदुवार यानी क्रम से उसको अध्ययन किया जाए। माने वो शुरू में मूल क्या है, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। तो ये एक क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिकल नॉलेज इसके द्वारा हमें प्राप्त होती है, क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में बिंदुवार उसे समझ सकते हैं। तो ये तुलनात्मक शिक्षा में जब हम किसी देश की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और उसकी प्रणाली का अध्ययन करते हैं या उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, तो वो बिंदुवार उसे बिंदु वाइज क्रम से समझना का जो प्रयास होता है वो हम इस विधि के अंतर्गत करते हैं। और जिस विधि के अंदर तुलनात्मक शिक्षा का हम इस प्रकार अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। इसके अलावा जो एक और विधि है वैज्ञानिक विधि के अलावा, इसके अलावा एक और होती है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि इसको हम एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। विश्लेषण विधि का अर्थ है चीजों को अलग अलग करना, यानी कितने तत्वों से मिलकर कोई चीज बनी है उन तत्वों को अलग अलग करना, उनके अलग अलग कार्यों को समझना, उनकी अलग अलग क्रियाओं को समझना
अलग अलग उनके महत्व को समझना, अलग उनके अलग अलग एक एक पार्ट को बिल्कुल वर्गीकृत करके जानना, और शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते समय बिंदुवार उसका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, और एक एक चीज़ों के कार्य, क्रिया और परिणामों के बारे में जानना कि किस चीज़ का किस पर क्या प्रभाव है, किस बिंदु का किस प्रक्रिया में क्या महत्व है। जब ये एनालिसिस और वर्गीकरण हम करते हैं, इस प्रकार के अध्ययन को हम विश्लेषण विधि द्वारा करते हैं। और तुलनात्मक शिक्षा में इस विधि का इसलिए महत्व है क्योंकि जब हम शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करते हैं तो किसी भी देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रत्येक परिवेश में उसका अलग अलग चीज़ों के रूप में अध्ययन करना, ये तभी संभव होता है जब हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। और इस अध्ययन के लिए एनालिसिस विश्लेषण विधि की जो है, इसको हम विश्लेषण विधि कहते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे तुलनात्मक शिक्षा की कुछ अध्ययन विधियाँ जिनको समझना बहुत ज़रूरी था। और मुझे उम्मीद है कि शायद ये विधियाँ आपको समझ में आई होंगी। आप इनके बारे में कोई डाउट रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि आपको इसे समझने में तकलीफ हो तो इसको दोबारा आप बार बार इसको सुन करके आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।